हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एचटीएमएल एलिमेंट्स की। ठीक है, हमने बहुत सारे टैग्स देखे थे। जो लास्ट हमने देखा था एंकर टैग। ठीक है, और उसके अलग अलग यूज़ देखे थे, कैसे डाउनलोड का लिंक क्रिएट करते हैं, कैसे हम बुकमार्क यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज फर्स्ट एचटीएमएल इमेजेस की। किसी एक वेब पेज या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में हम इमेज कैसे लेकर आते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी हुई हैं, उन सब में क्या होती है, इमेजेस होती ही होती हैं। ठीक है, तो इमेजेस कैसे लाते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, द IMG टैग। ठीक है, IMG टैग होता है इज यूज टू इंसर्ट इमेज इन द HTML डॉक्यूमेंट। इट इज़ एन एम्प्टी एलिमेंट। ठीक है, इट इज़ एन एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट की मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ। मीन्स अगर मैं IMG लिख रहा हूँ तो फिर इसे मुझे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका पेयर टैग होना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे /IMG होगा। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये चीज़ इसमें यूज़ नहीं होगी। ठीक है, या एम टी के अलावा इनको स्टैंड अलोन भी बोलते हैं या सिंगल एलिमेंट भी इनको बोलते हैं। तो इनमें क्या होंगे, केवल एट्रीब्यूट्स होंगे। अब इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है इसका सोर्स SRC। द SRC एट्रीब्यूट टेल्स अस द ब्राउजर वेयर टू फाइंड द इमेज। ठीक है, उसमें क्या पास होता है, SRC जो भी एट्रीब्यूट होगा उसकी क्या वैल्यू होगी, वैल्यू को हम विद इन कोट्स लिखते हैं। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ, कोई भी एट्रीब्यूट हो तो यहाँ पे आएगा इमेज का पाथ। ठीक है, जैसे आपको डाउनलोड वाले लिंक में मैंने बताया था, यहाँ पे हमने क्या डाउनलोड वाला, ये रहा। डाउनलोड में हमने जैसे क्या डाली थी, कोई वहाँ पे एक पीडीएफ फाइल को हमने डाउनलोड करवाया था। ठीक है, तो उसका पाथ डाला था कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो सेम चीज़ हम इमेज के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो इमेज के सोर्स में हम इमेज का पाथ डालेंगे। नेक्स्ट, इट्स वैल्यू इज द URL ऑफ द इमेज फाइल। ठीक है, इस सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, इमेज फाइल का URL या पाथ। द ऑल्ट, इसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट है इसमें द ALT। ऑल्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज इफ इट इज अनअवेलेबल। देखो बहुत बार क्या होता है कि हमारा नेट स्लो होता है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, या जिस सोर्स का हमने पाथ दिया हुआ है इमेज को वो वहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, या सपोज पहले थी और डिलीट हो गई। ठीक है, तो उस केस में ऑल्ट या अल्टरनेट टैग को यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, टैग नहीं सॉरी, एट्रीब्यूट को यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, हम इसमें एक टेक्स्ट पास कर देते हैं। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे किसी कार की इमेज डाली। ठीक है, कार डॉट JPG जो भी उसका एक्सटेंशन हो। ठीक है, अब सपोज ये कार वाली फोटो यहाँ पे नहीं है, तो अल्टरनेट टेक्स्ट में यहाँ पे लिख दूंगा उस इमेज का नाम। ठीक है, कि ये कार थी यहाँ पे। तो उस केस में क्या होगा, अगर इमेज लोड नहीं होती तो वहाँ पे एक लिखा आ जाएगा अल्टरनेट कार। ठीक है, ऐसे ही एक और चीज़ होती है इसमें, टाइटल एट्रीब्यूट। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है, एक होता है टाइटल एट्रीब्यूट। इमेज का अगर हम नाम पास करना चाहें, ठीक है, तो जो भी हम टाइटल में लिखना चाहें, सपोज कार ही लिख दिया अगर इस केस में। ये अभी आपको मैं तीनों का यूज़ दिखाऊंगा। ठीक है, अलग अलग यूज़, और इसमें हम यूज़ करते हैं विड्थ और हाइट। ठीक है, तो width and height attributes are used to specify the width and height of an image. The values of these attributes are interpreted in pixel by default. ठीक है, तो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट की जो भी वैल्यू होगी वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगी, अगर हम उसमें px, ठीक है, ये CSS में बताऊंगा आपको px क्या होता है। ठीक है, सपोज मैंने हाइट की वैल्यू डाल दी 100 px, मीन्स 100 पिक्सल। ठीक है, ये पिक्सल आपको अगर आपको नहीं पता तो जैसे हमारी स्क्रीन है। ठीक है, स्क्रीन का एक साइज होता है। ठीक है, तो जितने पर यूनिट पिक्सल्स होते हैं वही साइज होता है। ठीक है, चलिए मैं इसको डिटेल में बात करूंगा CSS में। ठीक है, कि पिक्सल की बात, पिक्सल किसे कहते हैं। नेक्स्ट, चलिए अब हम इसको यूज़ करके देखते हैं। तो वही मेथड हमें करना क्या है, सबसे पहले अपने एक फाइल खोल लेते हैं जिसपे हम कोड करेंगे। तो फर्स्ट फाइल में हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो आज हम सेकंड में कर लेते हैं कोड। ठीक है, आप अपने एडिटर में खोल लीजिए, मैं VS कोड में इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो आप जो भी एडिटर यूज़ कर रहे हैं उसमें खोल लीजिए। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हर एक टैग के लिए आप एक सेपरेट HTML फाइल बना लीजिए। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर आपको पढ़ने के लिए ईजी हो जाए। जैसे इमेज के लिए एक HTML फाइल बना ली आपने, ऐसे लिंक्स के लिए अलग बना ली, पैराग्राफ, हेडिंग्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें मैंने पहले से लिखा हुआ तो ये डिलीट कर देता हूँ मैं। तो लास्ट हमने इसको रन भी करा लेते हैं।
ठीक है, रन कराने के लिए ब्राउज़र में से ओपन करना होगा। ठीक है, इतना ही हमने लास्ट टाइम किया था। अब हमें करना क्या है, हमें इमेज इसमें यूज़ करनी है। ठीक है, तो एक कमेंट का टैग HTML इमेज। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले IMG टैग से ये एलिमेंट हो गया इमेज का। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे, SRC। ठीक है, सोर्स। ठीक है, अभी मैं सोर्स नहीं पास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पहले सबसे पहले ऑल्ट का यूज़ दिखा देता हूँ। ऑल्ट की वैल्यू मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे कुछ भी, सम टेक्स्ट। ठीक है, आप जो चाहें इमेज के बारे में लिख सकते हैं कि अगर सपोज यूज़र को, जो भी हमारा व्यूअर हैं वेबसाइट के, अगर उनको इमेज नहीं डिस्प्ले होती तो उनको अल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, और टाइटल भी डाल देते हैं। तो टाइटल में भी मैं क्या डाल दूँ, इमेज टाइटल लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं, जो आपकी इमेज है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एट्रीब्यूट की वैल्यू हम कुछ भी पास कर सकते हैं। ठीक है, TITL। तो एक बार देखते हैं ब्राउज़र में क्या हुआ। वैसे यहाँ पे अभी इमेज नहीं आई, तो एक ब्रोकन इमेज आनी चाहिए थी इसमें। ठीक है, देखिए सम टेक्स्ट लिखा गया। ठीक है, सम टेक्स्ट क्या था, ऑल्टरनेट था। ठीक है, और चलिए मैं आपको इसको दूसरे ब्राउज़र में एक बार रन करा के दिखाता हूँ, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको शो हो रहा है, यहाँ पे इमेज हमने कोई पास ही नहीं करी है। ठीक है, इमेज टैग यूज़ किया हुआ है, बट यहाँ पे इमेज नहीं थी, तो क्या आ गया, एक ब्रोकन इमेज आ गई और उसका अल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, सम टेक्स्ट। और अगर आप अपने माउस को हूवर करते हैं इमेज के ऊपर, तो इमेज टाइटल जो आपने टाइटल में पास किया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा है इमेज टाइटल। जो भी आप लिखेंगे, अगर इसको चेंज कर दो आप, XY कुछ भी लिख दो इसके आगे, तो ये चीज़ यहाँ पे आपके टाइटल में डिस्प्ले होगी। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें एक बार इमेज पास करके देखते हैं। ठीक है, तो SRC सोर्स, इमेज का सोर्स। तो सबसे पहले इमेज हम अपने जो भी, जहाँ पे हम जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं, इसमें इमेज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले से एक इमेज कॉपी करके रखी हुई है। ठीक है, तो अभी दोनों जो हमारी फाइल है जिसमें हम कोड लिख रहे हैं और इमेज, दोनों एक ही डायरेक्टरी में, एक ही फोल्डर में है। तो हम डायरेक्ट इमेज का नाम इसमें पास कर सकते हैं। ठीक है, सोर्स में। तो आप इसका नाम क्या है, background.jpg। तो आपको अगर आपका कुछ और नाम है आप वो ले लीजिए। ठीक है, प्रॉपर्टी में जाके, जैसा मैंने कल बताया था, ये इसका नेम है। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे ब्राउज़र में इमेज कॉल हो जानी चाहिए। ठीक है, इमेज आ गई। अब देखिए बहुत बड़ी इमेज है। ठीक है, तो अगर आपको मैं पिक्सल समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, ठीक है, आप इमेज की एक बार प्रॉपर्टी चेक करिए जो मैंने यहाँ पे खोली हुई थी। ठीक है, डिटेल्स में देखिए इमेज की डायमेंशन कितनी है, 8000 बाई 6000। ठीक है, तो इसकी विड्थ है, ये विड्थ और हाइट का रेशियो है। तो मतलब इस पूरी इमेज में अगर इसकी हाइट की बात करूं, टोटल देखिए ये क्या दिखा रहा था, हाइट ही दिखा रहा था पहले, विड्थ, सॉरी विड्थ और हाइट का रेशियो दिखा रहा था। ठीक है, हाँ, पहले विड्थ आती है देन हाइट आती है। तो मीन्स इस इमेज की विड्थ में जितने हमारे स्क्रीन जो होती है वो पिक्सल से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो इस पूरे यहाँ से स्टार्टिंग से लास्ट तक जहाँ तक इमेज जा रही है, ठीक है, यहाँ पे 8000 पिक्सल्स हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पिक्सल। और अगर ऐसी हाइट की बात करूँ, इसमें 6000 पिक्सल्स हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे तक। अब हम जो यहाँ पे एट्रीब्यूट पास करेंगे हाइट और विड्थ का, सपोज यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ विड्थ। अब जितने पिक्सल में मुझे इमेज देखनी है मैं वो यहाँ पे पास करूँगा। सपोज मुझे 500 पिक्सल में इमेज देखनी है। ऐसे ही अगर मैं हाइट भी दे दूँ, HEIGHT हाइट, और यहाँ पे मैं 400 पिक्सल। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पिक्सल वैल्यू लेता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक बार चेक करते हैं, देखिए इमेज छोटी हो गई। ठीक है, जितना हमने हाइट और विड्थ का रेशियो दिया उसमें ही इतना इमेज जो है डिस्प्ले होगी। इमेज का टाइटल हमेशा शो होगा। अभी इमेज लोड हो गई तो ऑल्ट यहाँ पे नहीं आएगा, जो भी अल्टरनेट टेक्स्ट हमने पास किया था, बट इमेज का टाइटल हमें देखना है तो
जस्ट हुवर करेंगे और इमेज का टाइटल डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आप इसको और बढ़ा लीजिए, इमेज का चेंज करके देखिए एक बार, इसको आप कर दीजिए सपोज 600 या इसको हम ले लेते हैं 800 और हाइट भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 600। ठीक है, वो चेक करते हैं। ठीक है, ये इमेज हमें डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी इमेज की प्रॉपर्टी। एक और चीज़ इसमें आपसे मैं बताता हूँ कि इमेज या कोई भी हमारी फाइल्स होती है, ठीक है, उसको हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए उनको रखने के लिए कि यहाँ पे आप एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको जब हम प्रोजेक्ट करेंगे स्टार्ट पोर्टफोलियो वाला, वहाँ पे बताऊँगा एक एक चीज़। तो यहाँ पे फोल्डर सपोज मैंने बना लिया इमेजेस का। ठीक है, तो सारी इमेजेस हम उसी के अंदर कॉपी कर लेते हैं। तो ये अभी बैकग्राउंड में है, तो इमेज के अंदर मैंने इसे कॉपी कर लिया। ठीक है, तो अगर अब मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करूं, क्या इमेज डिस्प्ले होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब पाथ चेंज हो गया है, किसी एक फोल्डर के अंदर चली गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पाथ में क्या चेंज करना पड़ेगा? img/background.jpg। ठीक है, इमेज का नेम तो सेम ही है क्योंकि इमेज वही थी, बस हमने एक फोल्डर एक्स्ट्रा यहाँ पे लगा दिया है, तो हमें उसका पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार आप चेक करते हैं। अच्छा सॉरी, इमेजेस है फोल्डर का नाम, हमने गलत डाल दिया, IMAGES। ठीक है, ये आपकी इमेज डिस्प्ले हो रही है अब। तो ये तो तरीका था किसी इमेज को एक वेब पेज में कैसे लेकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है अब हमारे पास HTML की टेबल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई भी टेबुलर डेटा हो जिसको हमने रो और कॉलम्स की फॉर्म में डिस्प्ले करना हो, तो हम HTML की टेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, पहले उसको मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद हम कोड लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, चलिए। तो ये एक टेबल है, ठीक है, जिसमें कुछ रोज हैं, कुछ कॉलम्स हैं और डेटा हमारा टेबलर फॉर्म में है। इसी के लिए हमने एक HTML टेबल ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आपको मैं टेबल की अगर बताऊँ HTML में, सबसे पहले ये चीज़ जो पार्ट यहाँ पे अगर हेडिंग्स हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं टेबल का हेड। ठीक है, और अगर इसके लिए टैग लिखना हो तो टी हेड। ठीक है, और ये जो डेटा आ रहा है, जो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 1 2 3 सब्जेक्ट्स और मार्क्स, ये सारी चीज़ें क्या हो गई टेबल की बॉडी के अंदर। ठीक है, टी बॉडी। नेक्स्ट जो लास्ट में है, इसको हम बोल देते हैं टेबल का फुटर या टी फुट। ठीक है, ये तीन एलिमेंट हो गए। अब ये पूरी तीन चीज़ें किसके अंदर आती हैं? जैसे हमारी HTML है, हम सबसे पहले HTML टैग लिखते हैं, फिर उसमें हेड लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, बट आता सारा किसका कंटेंट किसके अंदर है? HTML के अंदर है। तो सेम चीज़ यहाँ पे एक टैग होता है टेबल। ठीक है, तो पहले सबसे पहले टेबल से ही टेबल की शुरुआत होगी, टेबल टैग से। उसके अंदर सबसे पहले आएगा टेबल का हेड, नेक्स्ट आएगी टेबल की बॉडी और लास्ट में आएगा टेबल का फुट। अब इस हेड के अंदर जो कंटेंट है वो क्या है? एक पूरी रो है। ठीक है, रो और कॉलम की फॉर्म में है पूरा डेटा, तो ये पूरी एक रो है। ये दूसरी रो हो गई, तीसरी, चौथी और पांचवी रो। तो हेड के अंदर अगर एक रो है तो रो को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं TR टैग। ठीक है, ये सारे टैग जितने मैंने आपको बताया, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, सब पेयर टैग हैं। ठीक है, एम्प्टी एलिमेंट नहीं है। तो TR से तो रो क्रिएट हो गई, बट इस रो के अंदर भी कितने सेल हैं या कितने कॉलम है? 1 2 3 4। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं TD। ठीक है, तो TD के अंदर जैसे यहाँ पे पहला क्या है? सीरियल नंबर, तो ये सीरियल नंबर आ गया और इसको हम हाथ के हाथ इसको यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, TD। ऐसे ही सेकंड में आ जाएगा सब्जेक्ट, थर्ड में मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है, TD हम क्रिएट करते रहेंगे जितने भी हैं इसमें। अब इसमें एक और चीज़ होती है TH, मीन्स टेबल हेडिंग। अब देखिए थोड़ा बोल्ड लिखा हुआ है ये वाला डेटा। ठीक है, तो जब भी हमें थोड़ा बोल्ड दिखाना हो तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं TH।
तो हम टेबल हेड में ये टेबल हेड में ही है पहली रो, ठीक है। टेबल हेड में हम टी डी ना यूज़ करके क्या यूज़ कर लेंगे, टी एच, ताकि हमारा डेटा हेडिंग की फॉर्म में शो हो, ठीक है। आपको मैं भी करके दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। और इसमें अगर टेबल का हमें कैप्शन देना हो, जैसे स्टूडेंट्स का कुछ डेटा है और मैंने यहाँ पे कैप्शन देना हो, तो क्या लिख देंगे, कैप्शन टैग का यूज़ करेंगे और स्टूडेंट डेटा, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार इस टेबल को क्रिएट करता रहता हूँ और फिर देखते हैं कि हम कैसे किसी टेबल को डिस्प्ले करते हैं HTML के पेज में, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ टेक्स्ट, क्योंकि समझाने के लिए इजी होगा। चलिए तो वापस आते हैं हम पेज में, ठीक है। यहाँ पे एक br टैग यूज़ कर लेते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए, और यहाँ पे फिर से कमेंट डाल देते हैं। क्या बना रहे हैं हम, HTML की टेबल, ठीक है, HTML टेबल। तो सबसे पहले मैंने बताया अगर टेबल हमें क्रिएट करनी है क्या यूज़ करेंगे, टेबल टैग, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल, उसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट, टेबल का हेड है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताया। अब देखिए जो मैंने आपको टी हेड, टी बॉडी और टी फुट बताई, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हें लिख लें, नहीं लिखेंगे तो वो टेबल क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। सिंपल टी आर टी डी से भी टेबल क्रिएट हो जाती है, बट इसका फ़ायदा क्या है टी हेड, टी बॉडी और टी फुट का, कि मोर स्ट्रक्चर्ड वे में हमें क्या होता है, डेटा डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो पहले अगर मैंने बात करी यहाँ पे किसकी, ये क्या है, टेबल का हेड। तो सबसे पहले क्रिएट क्या हो जाएगा, टेबल का हेड, ठीक है। ये टेबल का हेड क्रिएट हो गया। इसी हेड के अंदर पहले ही एक रो है, तो रो मैंने आपको क्या बताया किससे क्रिएट होती है, टी आर से, ठीक है। रो भी आ गई। अब रो के अंदर कितने कॉलम है एक बार हम देख लेते हैं। इसमें इस रो में देखते हैं, देखिए इस रो में पहली रो जो टेबल हेड के अंदर रो है, इसमें 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे टी डी, आपको बताया, सॉरी यहाँ पे टी डी नहीं। अब देखो टी डी क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, टेबल का हेडिंग यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो मैं टी एच यूज़ करूँगा, ठीक है। तो टी एच सबसे पहले क्या ले आ रहा है, सीरियल नंबर। नेक्स्ट अब एक और कॉलम क्रिएट करूँगा किसके लिए, सब्जेक्ट्स के लिए। सब्जेक्ट्स, नेक्स्ट फिर हैं क्या आता है यहाँ पे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और लास्ट में आएगा टी एच, 4 क्योंकि कॉलम थे तो लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे, मार्क्स ऑब्टेन के बाद मैक्स मार्क्स, ठीक है। तो अब एक बार इसको देखते हैं कि हमारी टेबल क्रिएट हुई या नहीं। हम वही ब्राउज़र से जाएंगे और रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा क्रिएट होकर आ गया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ भी है, टैग शायद सही से क्लोज नहीं हुआ, तो ये पहली रो बन के आ गई, बट अभी इसमें बॉर्डर नहीं शो हो रहा, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो इमेज का साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। 400 200 रख देते हैं इसको। नेक्स्ट एक गड़बड़ क्या हो रही थी, यहाँ पे एक ये एक्स्ट्रा आ रहा था, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। अब इसमें जो बॉर्डर डालना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो हमें बॉर्डर शो रहा है पूरी टेबल में, ठीक है। इसके लिए CSS की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मैं आपको अभी बस ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, मैं आपको CSS के टाइम पे ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये पहले इसका एक बॉर्डर का बहुत पहले HTML5 से पहले एक बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ होता था टेबल का, ठीक है। अब हम उसे यूज़ नहीं करते, हम CSS से इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं बॉर्डर के लिए। बट अभी भी देखो आपको शो तो हो जाएगा, लेकिन सही से फॉर्मेट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे पूरे क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहा है, ओवरलैप हो रहा है, देखिए ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। ये अलग है, यहाँ से अलग अलग सेल अलग अलग हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। CSS इनलाइन में चलिए आपको बताऊँगा, अभी बस आप देख लीजिए स्टाइल, इसमें आएगा बॉर्डर कोलैप्स, तो इसको देखिए अब सही आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रो अपनी क्रिएट कर लेते हैं,
नेक्स्ट रो अब टी बॉडी का पार्ट है, ठीक है। तो टी बॉडी में कितनी रोज हैं, 3 नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है। देखते हैं, तो पहली रो क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। टी आर, सॉरी पहले टी बॉडी यहाँ पे, ठीक है। टी हेड कंप्लीट हो गया, तो टी हेड के बाद, ठीक है, टी हेड के बाद टी बॉडी आएगी। टी बॉडी के अंदर पहले एक रो है टी आर, ठीक है। अब यहाँ पे टी एच ना यूज़ करके मैं टी डी यूज़ करूँगा। बस टी एच का क्या यूज़ है कि मेरा जो डेटा होता है थोड़ा बोल्ड दिखेगा हेडिंग की फॉर्म में, ठीक है। टी डी, तो पहला सीरियल नंबर आ जाएगा 1, वहाँ पे जो वैल्यू है, कंटेंट हमेशा बीच में होता है। नेक्स्ट कितने टी डीज हैं, 1 2 3 4। तो उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे हम इंग्लिश लिख लेते हैं, ये GLISH, और उसके बाद इंग्लिश में सपोज 30 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 50, ठीक है। तो एक और रो हमारी क्रिएट हो जानी चाहिए टी बॉडी में, ठीक है। देखिए एक रो आ गई। नेक्स्ट अब हमें एक और रो क्रिएट करनी है, देखते हैं, ठीक है। इसमें भी कितने कॉलम हैं, 4, बट लास्ट वाले में अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ गैपिंग है, ठीक है। मीन्स ये वाला जो लास्ट वाला कॉलम है ये थोड़ा दूसरी रो को भी कवर कर रहा है, ठीक है, दूसरे रो के लास्ट कॉलम को कवर कर रहा है। इस चीज़ को हम बोलते हैं स्पैनिंग। अब यहाँ पे ये जो कॉलम है किसको कवर कर रहा है, दूसरी रो को। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक एट्रीब्यूट रो स्पान, ठीक है, रो स्पान। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ पे जो दो लास्ट वाली रो में, ठीक है, लास्ट वाली रो में ये जो 2 कॉलम हैं ये मर्ज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ये 2 कॉलम पे यूज़ हो रहा है तो 2 कॉलम मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कॉल स्पान, ये भी एक एट्रीब्यूट होता है। तो कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 4 तो हमें इसमें क्रिएट करने पड़ेंगे, 4 कॉलम, ठीक है। तो चौथे कॉलम में मैं क्या एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, रो स्पान, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर डेटा बस चेंज कर लेंगे हम। ये आएगा टी बॉडी के अंदर ही, ठीक है, टी बॉडी टैग के अंदर ही दूसरी रो आएगी। तो यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा 2। उसके बाद इंग्लिश की जगह क्या आ जाता है, यहाँ पे हम ले लेते हैं सपोज साइंस, और सपोज उसने 70 मार्क्स गेन किए हैं आउट ऑफ 100। देखिए अभी यहाँ पे कैसा डिस्प्ले हो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए अब थर्ड रो भी हम क्रिएट कर लेते हैं तीसरे सब्जेक्ट के लिए। अब वो कॉल स्पान रो स्पान कहाँ पे यूज़ करना है अभी देखते हैं, पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, उससे आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्जेक्ट मैथ्स, सपोज यहाँ पे 80 मार्क्स आए हैं और 100। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 में 100 ना होके, क्योंकि दोनों 100 में से थे मैक्सिमम मार्क्स, तो मुझे यहाँ पे केवल 100 चाहिए, ठीक, मतलब 100 केवल 1 टाइम चाहिए, ठीक है। और ये बीच का बॉर्डर गायब हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर वाले में, ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे था, ऊपर वाले में मैं क्या यूज़ कर लूँगा, प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई रो के लिए हो रहा है, ठीक है। तो रो स्पान, क्योंकि 2 रो के कॉलम्स को ये कवर कर रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पे कितने रो के लिए है, 2, तो 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी मुझे कुछ चेंज करना होगा, अगर नहीं करता हूँ सपोज, पहले ऐसे ही देखते हैं कि क्या गड़बड़ी होती है, ठीक है। ये देखिए सारा डेटा बाहर चला गया, ठीक है। रो स्पान जैसे 2 किया, तो अब मुझे क्या करना होगा, लास्ट वाले में जो मैंने पास किया हुआ है इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है कि इसने 2 कॉलम कवर कर लिए हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसका डेटा बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 100 है। एक बार देखें, देखिए आ गया, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचा है, टोटल, ठीक है। टोटल उनको मैंने बात करी थी आपकी टी फुट में, नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा डेटा डिस्प्ले होगा, बट स्ट्रक्चर्ड वे में ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो इसको भी टी फुट लिख लेते हैं यहाँ पे। ये टी फुट आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कितने कॉलम, हाँ कितने कॉलम्स हैं, 1, यहाँ पे देखिए अभी 3 ही कॉलम है क्योंकि ये तो मर्ज हो गया है, ठीक है, 1 2 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं। पहले रो आएगी, ठीक है, उस रो के अंदर कॉलम आएंगे टी आर और टी एच, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बोल्ड में दिख रहा था तो टी एच यूज़ कर लेता हूँ। इसका मैंने यूज आपको बता दिया, टी एच का कितने टाइम्स, 3 टाइम्स।
और इसमें सबसे पहले में लिखा हुआ है टोटल। नेक्स्ट में जो इनका सम आया हुआ है, कितना आया था, 80, 70 और 50, 50 और 180। ठीक है, ये बस डमी डेटा, आप कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे। और लास्ट वाला कॉलम मेरे ख्याल से ब्लैंक था, ये ब्लैंक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम सेव करके एक बार रन करते हैं। तो देखिए कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, ये 180 कहाँ आना चाहिए था, इन मार्क्स का समय यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, और इस टोटल को इन दोनों को कवर करना है। तो हमने यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट पास करेंगे, अब एक सिंगल रो में 2 कॉलम कवर हो रहे हैं, तो क्या यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया कॉल स्पन। ठीक, कहाँ पे यूज़ करेंगे, टोटल के लिए जो कवर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, कॉल स्पन, और वैल्यू क्या आएगी, कितने कॉलम कवर कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। देखिए अब सब कुछ सही आ गया। ठीक है, तो हमने HTML के यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट यूज़ कर लिए, और रोज कॉलम कॉल स्पान और रो स्पान और कॉलम स्पान दोनों यूज़ कर लिए। ठीक है, एक चीज़ हमारा रह गया अभी इसमें, कैप्शन मैं आपको बताने भूल गया। तो कैप्शन आता है हमेशा टेबल के ठीक बाद। ठीक है, तो कैप्शन का टैग यहाँ पे आ जाएगा। तो आप, मैं टैग और एलिमेंट को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज मत हो ना, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ टैग और कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, सॉरी, टैग और एलिमेंट। तो कैप्शन में क्या आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट का जो भी आपका टेबल रिप्रेजेंट कर रही है। नहीं, अगर आपको पास करना कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप हमेशा लिखेंगे ही। अगर आप चाहते हैं डिस्प्ले हो तो आप कैप्शन लिख दीजिए स्टूडेंट डेटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट डेटा आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गई, टेबल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लिस्ट, HTML की लिस्ट। देखिए लिस्ट का क्या यूज़ है, जब लिस्ट की फॉर्म में हमें डेटा रिप्रेजेंट करना हो तो हम वहाँ पे लिस्ट टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि किस चीज़ की बात हो रही है। तो आप एक बार जितने भी मैं टैग बता रहा हूँ, इनको आप एक अलग अलग फाइल बना लीजिए और इनको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तभी समझ आएगा, और इन फ्यूचर तभी आप दोबारा इनको रिकॉल कर पाएंगे जब आप अलग अलग फाइल बना के रखेंगे। ठीक है, वहाँ पे फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सपोज मैं अब यहाँ पे कुछ डेटा लिख रहा हूँ, HTML, CSS और बूटस्ट्रैप। यहाँ पे सपोज मैं यूज़ कर लेता हूँ सेम डेटा। अब देखिए पहले वाले में हमने क्या यूज़ करी है, अगर ये आपको शो हो रहा है, ये एक लिस्ट है। ठीक है, 3 जो अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए, उनको हमने लिखा हुआ है। पहली वाली जो चीज़ है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, यहाँ पे बुलेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको HTML में हम बोल देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, कोई और मतलब यहाँ पे कुछ नंबरिंग नहीं है, केवल बुलेट्स की फॉर्म में हमने डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। तो HTML में इस चीज़ को बोलते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर से डेटा आ रहा है 1 2 3, या हम रोमन में यूज़ कर लें या ABC यूज़ कर लें। ठीक है, कोई भी, यह है कि हमारा जो डेटा है वो ऑर्डर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो HTML में इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है। There are 3 different types of list in HTML and each one has a specific purpose and meaning. ठीक है, तो अनऑर्डर्ड जब हमें बुलेट की फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करना हो, ऑर्डर्ड जब हमें लिस्ट दिखानी हो, जैसे 1 2 3 या ABC रोमन में 1 2 3 लिखना हो, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर जब हो तो वहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट यूज़ करेंगे। और एक होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई एक टर्म लिखा सपोज, उसके बाद कोई डिस्क्रिप्शन देना हो। ठीक है, आपको अभी करके दिखाऊंगा। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। मेनली हमारी ये 2 अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट बहुत यूज़ होती हैं। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बुलेट ही दिखा देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो CSS की प्रॉपर्टी से हम इस बुलेट को चेंज भी कर सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में। ठीक है, तो जैसे अब इसका टैग क्या है अनऑर्डर्ड के लिए, UL। ठीक है, U मीन्स अनऑर्डर्ड, L मीन्स लिस्ट, ईजी है याद करना। ठीक है, और ये तो इससे तो अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट होगी, बट लिस्ट के आइटम किससे आएंगे, LI मीन्स लिस्ट।
ठीक है, एक बार क्रिएट करते हैं यहाँ पे। इसी में एक और कमेंट बना लेता हूँ मैं, आप अलग अलग फाइल बना लीजिए, ये आपके समझने के लिए इजी होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले HTML लिस्ट। ठीक है, तो पहली लिस्ट मैंने आपको क्या बताई, नहीं सॉरी, अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने आपको बताई। ठीक है, यूएल से क्रिएट होती है, ये तो होगी लिस्ट क्रिएट। अब लिस्ट के आइटम किससे आएंगे, एल आई से। तो सपोज मैं यहाँ पे कोई दो ही आइटम ले रहा हूँ, ठीक है, एल आई। तो पहले मैं कंटेंट डाल देता हूँ HTML और CSS। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्रिएट होता है। एक बार वेब पेज में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए क्या आ गया यहाँ पे, बुलेट्स की फॉर्म में HTML और CSS डेटा आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे, मैंने आपको कल HR टैग भी बताया था। ठीक है, HR यूज़ कर लेते हैं हर एक एलिमेंट पहले, HR, यहाँ पे भी HR, थोड़ा सा सेग्रेगेट कर पाएंगे हम चीज़ों को। देखिए यहाँ पे लिस्ट आ गई। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, ऑर्डर्ड लिस्ट की, ठीक है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए केवल क्या चेंज होगा इस पूरे डेटा में, OL, UL मीन्स अनऑर्डर्ड और OL मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बस OL करना है। ठीक है, और क्लोज भी OL से ही होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, बीच में कंटेंट हमेशा LI से ही आएगा, लिस्ट चाहे अनऑर्डर्ड हो या ऑर्डर्ड हो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए 1 2 आ गया। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे अगर हमने कोई और एट्रीब्यूट नहीं यूज़ किया तो हमेशा नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एक एट्रीब्यूट आते हैं, अगर यहाँ पे आपको AB या CD की फॉर्म में आपको, नहीं सॉरी, AB या 1 2 की फॉर्म में अगर आपको डेटा डिस्प्ले करना हो या रोमन में करना हो, ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ एट्रीब्यूट। इससे पहले एक और चीज़ इसमें क्या होती है, एक एट्रीब्यूट, जैसे अभी नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट किस में आ रहा है, नंबर्स में। अगर मैं इन नंबर्स की, मैं अपनी नंबरिंग 1 से स्टार्ट ना करके मुझे कोई और नंबर से स्टार्ट करनी है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट केवल नंबर्स में ही काम करेगा स्टार्ट का। ठीक है, सपोज मैं 5 से शुरू कर रहा हूँ, तो नंबर्स क्या डिस्प्ले होनी चाहिए, 5 एंड 6। देखिए क्या आ गया, 5 एंड 6, ये केवल नंबर में ही काम करता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अगर सपोज टाइप चेंज करना है, टाइप, और यहाँ पे आप पास कर दीजिए कैपिटल A, ताकि जो नंबरिंग स्टार्ट हो वो कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होगी। ठीक है, अच्छा ये इसमें भी काम कर रहा है, ओके गुड, ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। चलिए एक चीज़ मैंने भी सीख ली, बट ये EF क्यों आया, अच्छा 5th लेटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 5th लेटर से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा ये सब में काम कर रहा है, दैट्स गुड। तो अगर मैं इसको हटा दूं अभी यहाँ पे स्टार्ट में कुछ ना लिख के, पहले आपको ये सिंपल से दिखा देता हूँ। देखिए AB अगर हमारे को किसी और से स्टार्ट करना है तो सिंपल हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, वाला नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर, हाँ इसमें क्या होता था, सॉरी मेरे को याद आ गया, मैं अगर यहाँ पे B लिखूंगा कि B से स्टार्ट हो जाए, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर सपोज जैसे नंबर में हमने तो नंबर डाल दिया था डायरेक्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे B लिख दूँ कि B से शुरू हो जाए, तो B और C, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, नंबर ही हमेशा हमें डालना पड़ेगा कि कौन से अल्फ़ाबेट से हमें शुरू करना है। तो सपोज़ मुझे अपने 10th अल्फ़ाबेट से शुरू करना है, तो यहाँ पे मैं 10 पास कर देता हूँ। ठीक है, वैल्यू में एट्रीब्यूट की कुछ गड़बड़ कर दिया है, हाँ यहाँ पे देखिए विद इन कोट्स लिखते हैं ना वैल्यू, देखिए नीचे कलर भी चेंज हो गया। तो VS कोड का एक और फ़ायदा क्या है, हमको पता चल जाएगा कि हमने गलत लिखा है या सही लिखा है। ठीक है, कलर जैसे ही इसको मैंने यहाँ पे कोट्स लगाया सब कुछ सही हो गया। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, देखिए आ गया 10th, जो भी अल्फ़ाबेट है J और K। ऐसे ही अगर अब मुझे सपोज़ क्या चाहिए, तो स्टार्ट का आप यूज़ समझ गए। ठीक है, अब अगर सपोज मेरे को स्मॉल लेटर्स चाहिए, ठीक है देखते हैं। ठीक है, तो केवल यहाँ पे मुझे क्या पास करना है, टाइप, कैपिटल A स्मॉल a, अगर नंबर है तो बाय डिफ़ॉल्ट तो नंबर में ही आता है, अगर रोमन चाहिए तो स्मॉल रोमन या कैपिटल। ठीक है, स्मॉल मैं अभी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे रोमन लेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, 1 2, और
अगर मुझे कैपिटल चाहिए तो कैपिटल आई पास कर देता हूँ, ठीक है, स्मॉल आई और कैपिटल आई रोमन के लिए। देखिए आ गया कैपिटल में। और इसमें भी एक बार स्टार्ट यूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट START। तो स्टार्ट में सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 5, ठीक है, तो V से शुरू होना चाहिए, देखिए VN, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसमें बात करते हैं हम एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट की, ठीक है। तो देखते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पूरा बता दिया है और ये PDF मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक है। जब ये वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा तो उसके साथ PDF भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आपके लिए नोट्स हो जाए। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का क्या यूज़ है? अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ आइटम विद अ डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन ऑफ ईच आइटम, ठीक है। एक और आइटम होंगे और दूसरे और उसका डेफिनेशन, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज क्रिएटेड यूजिंग, किससे क्रिएट करते हैं? जैसे अनऑर्डर्ड था तो OL, ऑर्डर्ड सॉरी अनऑर्डर्ड UL, ऑर्डर्ड OL और डिस्क्रिप्शन तो DL, ठीक है। कंजंक्शन विद DT एलिमेंट, अब जैसे हम यहाँ पे एक टर्म ले रहे हैं फिर उसकी डेफिनेशन ले रहे हैं, तो टर्म के लिए DT और डेफिनेशन के लिए DD, ठीक है। एक बार करके देखते हैं। अब यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रही है मैंने बताया था, ये चीज़ यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो रही है, मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट नहीं आएंगे, DL से, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और इसके बाद यहाँ पे आएगा क्या? सपोज पहले टर्म अगर मुझे लिखना है तो, अच्छा चलिए इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। टर्म पहले क्या आता है? टर्म के लिए DT, ठीक है, उस टर्म के बारे में जो भी आपको लिखना है, ठीक है। सपोज मैं इसकी HTML स्टैंड फॉर DD में उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे ही एक और चीज़ इसमें मैं लिख देता हूँ, ठीक है। DT दूसरा टर्म मैंने लिख दिया CSS, और CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो देखते हैं एक बार, देखिए आ गया HTML, फिर डेफिनेशन और CSS और डेफिनेशन, ठीक है। तो ये तो थी हमारी 3 टाइप की लिस्ट, अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। अब हमारा बचता है आईफ्रेम और फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो अगर आपको ये समझ आया हो, ठीक है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और अपने कमेंट्स फीडबैक पक्का पोस्ट करिए, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।